तो इन दिनों में भी इस पे फूल आ रहे हैं और इसकी जो है पिकिंग बर्दाश्त का अमल जारी है। आगे मार्केट में दें और उसकी जो है वो सेल हो जाएगी। कट वाली वैराइटीज़ आती हैं, कट की वैराइटीज़ जो है वो फ्लावर डेकोरेशन में यूज़ होती हैं, गुलदस्तों में की कलमें जो है वो तैयार करना शुरू कर देनी चाहिए और कलमें तैयार करते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि पुख्ता शाख जो है वो 1 साल कम से कम पुरानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, इस वक्त गुलाब की बर्दाश्त का अमल भी जारी है और इसके साथ साथ इसकी नई फसल की काश्त के लिए भी अमल जारी है। तो हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर ताहिर सईद साहब। तो इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, बिल्कुल जी, ये गुलाब की जो सुरखा फूल है ये सारा साल फूल देता है। तो इन दिनों में भी इस पे फूल आ रहे हैं और इसकी जो है पिकिंग बर्दाश्त का अमल जारी है। तो इसके लिए ये है कि सुबह जल्द जो है वो जब एरिया में आएँ तो देखें अगर ओस वगैरह पड़ी हुई है, ड्यू है फूलों के ऊपर, तो उसके लिए कुछ इंतज़ार कर लेना चाहिए ताकि अच्छी तरह जो है वो ड्यू ख़त्म हो जाए। उसके बाद फूलों को जो है चुन के और अच्छी तरह जो है पैक करके आगे मार्केट में दें और उसकी जो है वो सेल हो जाएगी। जो फूल जो है अच्छी हालत में होंगे उनके तो आगे हार बन जाएँगे। जो फूल जिनकी पत्तियाँ टूट जाएँगी उनको पत्तियों के तौर पे खुशी और गमी के मौक़ों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहिर साहब, कुछ ये बताएं कि चूँकि इसकी काश्त का अमल भी जारी है, तो जो काश्त की तैयारी के हवाले से हमारे काश्तकारों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी, इस तरह है कि अब जैसे नवंबर का माह एंड होने को है, तो इसमें इसकी कलमें जो है वो तैयार करना शुरू कर देनी चाहिए और कलमें तैयार करते हुए ये ख़्याल रखना चाहिए कि पुख्ता शाख जो है वो 1 साल कम से कम पुरानी हो और पेंसिल की मोटाई के बराबर हो और इसकी मैच्योर शाख लेनी चाहिए। तो वो कलमें तैयार करके आप उसको उल्टा करके ज़मीन में गड्ढे खोद के दबाते जाएँ। उसके साथ जब अगला महीना आ जाएगा दिसंबर और जनवरी का, तो उस वक़्त उसको 6 से 9 इंच के फासले पे जो है कलमों को ज़मीन में लगा दिया जाए। उसके साथ उसको पानी दिया जाए और दीमक की दवाई डाली जाए ताकि वो कलमें जो है अच्छे तरीके से चल सकें। और ज़मीन की तैयारी जो है उसके लिए हम ये रिकमेंड करेंगे कि उसमें 2 से 3 ट्राली जो है गोबर की खाद जो है फ़ी एकड़ डाल के उस पे हल चला के रोटावेटर चला के और उसको जगह को लेवल करके बेड्स की शक्ल में जो है ना कलमें ज़मीन में लगाई जाएँ ताकि अच्छी कलमें चलें और उनसे आगे अच्छा मुनाफ़ा हासिल हो। ताहिर साहब, ये कहते हैं कि जो गोबर की खाद है ये कच्ची इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो इसमें क्या फ़र्क है? हमारे काश्तकार ये कैसे करें कि ये खाद सही है या काबिल इस्तेमाल है? कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए? जी, बिल्कुल, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि गोबर की जो है गली-सड़ी खाद इस्तेमाल करनी है, कच्ची खाद जो है, जो सब्ज़ गोबर है, वो यूज़ नहीं करना। उसकी बेसिक बुनियादी वजह ये है कि जब उसमें एक तो न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, दूसरा उसमें दीमक लग जाती है पौधों को। तो जब खाद जो है गली-सड़ी होगी गोबर की, उसका रंग जो है काला स्याह हो जाएगा और जब उसको आप हाथ में लेके थोड़ा-सा प्रेस करेंगे, तो वो बुरबुरी होके उसका बहुत कम वज़न हो चुका होगा, बुरबुरी होके वो टूट जाएगी। तो वो उसका मतलब है कि उसमें उसको न्यूट्रिएंट जो है वो भी ज़्यादा मिक़दार में अवेलेबल है और दूसरा ये है कि वो ज़मीन को ताकत देगी और पौधे के लिए ग्रोथ के लिए अच्छी साबित होगी और दीमक भी नहीं लगेगी पौधों को। ताहिर साहब, चूँकि जो गुलाब के जो फूल हैं ये भी एक सनत का दर्जा इख्तियार कर गए हैं जैसे हमारी दीगर फसलें हैं, तो हमारे काश्तकारों को गुलाब के हवाले से बताइए कि इसकी क्या अहमियत है और मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है? जी, इस हवाले से ये है कि गुलाब जो है सदाबहार है हमारे यहाँ ना, ये सुरखा गुलाब जो ख़ास तौर पे। इसके अलावा कट वाली वैराइटीज़ आती हैं, कट की वैराइटीज़ जो हैं वो फ्लावर डेकोरेशन में यूज़ होती हैं, गुलदस्तों में इस्तेमाल होती हैं। तो अगर सुरखे पे आते हैं तो सुरखा जो है सारा साल ही प्रोडक्शन है। इस पे इनपुट्स कम चाहिए, खाद वगैरह जो है मुनासिब मिक़दार में चाहिए। सख्त जान पौधा है तो इसका रिस्पॉन्स जो है रिटर्न की सूरत में ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पैदावार दे के ज़्यादा जो है रिटर्न दे जाता है। अगर किसान अच्छी खाद जो है यूरिया, एनपीके और नाइट्रोफास, डीएपी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिटर्न जो है उनको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इस तरह उनकी पैदावार भी ज़्यादा होगी, तो वो जो है उनका रिटर्न ज़्यादा होगा तो वो उनकी इनकम में इज़ाफ़ा होगा। ये गुलाब की काश्त का जो एरिया है हमारे इस जनूबी पंजाब के इलाके में या मुल्तान के इलाके, किन इलाकों में इसकी काश्त ज़्यादा हो रही है? जी, ये ख़ास तौर पे जो है एरिया टिब्बा सुल्तानपुर वाली साइड और उसके सराउंडिंग एरिया जो है, वहाँ पे गुलाब की काश्त ज़्यादा है। वहाँ पे 2-2 3-3 एकड़ जो है बल्कि इससे भी ज़्यादा ये सुरखा गुलाब लगा हुआ है और वहाँ पे बाकायदा इसकी एक मार्केट बन चुकी हुई है।
تو یہ بہت ہی پروفیٹیبل کام ہے، اور جن فارمرز نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے وہ اس سے لاکھوں روپے جو ہے سالانہ کما رہے ہیں۔ جو لوگ گلاب کی کاشت کرتے ہیں ان سے ظاہر ہے آپ کا ملنا جلنا رہتا ہے، انٹریکشن رہتا ہے، ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ جی، وہ اس حوالے سے مزید اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کہ ان کو کون سی کھاد کس وقت جو ہے دی جائے، اور کتنے بار جو ہے کوئی سپرے وغیرہ، کم انسیکٹ آتے ہیں لیکن آتے ہیں، تو سپرے وغیرہ جو ہے وہ کون سی کی جائے، تو اس حوالے سے ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی پیداوار بھی زیادہ ہو، اور جو ہے انسیکٹ پیسٹ کنٹرول جو ہے وہ بھی بہتر ہے، اور زمین کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بھی متاثر نہ ہو۔ گلاب کی جو آرائش کا استعمال ہے اس سے ہٹ کر اس کی کیا استعمال ہے جی؟ گلاب کے یہ دیکھیں، جیسے اراچی کے علاوہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اراچی استعمال کے علاوہ اس کی جو سرخا گلاب ہے، اس کی پتیوں کو ڈرائی کرنے کے بعد جو ہے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے دبئی اور چائنا میں۔ وہاں پہ اس کے اندر جو ریڈ پگمنٹ ہے وہ اینتھوسائنن کنٹینٹس ہیں، ان کو آگے فارماسیوٹیکل انڈسٹری، فلیور انڈسٹری اور جو ہے کاسمیٹک انڈسٹری جو ہے وہ وہاں پہ اس کا کافی زیادہ استعمال ہے، لیکن یہ پاکستان میں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں بھی اس لیول پہ کام شروع ہو، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ سے پھر جو اس کو خشک کر کے مارچ اپریل کے مہینے میں دبئی اور چائنا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے پاکستان سے اندازہ اس گلاب کی کوئی ایکسپورٹ کس حد تک ہے؟ ایکسپورٹ کی ایگزیکٹ فگر تو اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ منوں کے حساب سے جو ہے یہاں پہ ٹیبا سلطان پور میں لوگ آتے ہیں، اور وہاں سے منوں کے حساب سے بڑے بڑے ٹرالے جو ہیں، کنٹینر جو ہیں وہ بھر کے لے کے جاتے ہیں کراچی میں، اور کراچی میں ان کنٹینرز کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے خشک پتیوں کی شکل میں، کیونکہ خشک ہونے کے بعد ان کا وزن جو ہے پانچواں حصہ رہ جاتا ہے، تو اس کو ہینڈلنگ آسان ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے خرابی نہیں ہوتی اس میں، تو جو اس کی لائف جو ہے پتیوں کی وہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ طاہر سعید صاحب۔ تھینک یو جی، ویلکم۔ ناظرین، آپ نے گلاب کی کاشت اور اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے طاہر سعید صاحب کی باتیں سنی۔ گلاب ایک فلرش کرتی ہوئی، بڑھتی ہوئی انڈسٹری ہے۔ ہمارے کاشتکاروں کو چاہیے کہ گلاب کی کاشت کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ نہ صرف یہ پاکستان میں اس کی کھپت ہے، بلکہ یہ بیرون ملک اس کی ایکسپورٹ بھی کی جا سکتی ہے اور کثیر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔